Lasers on, dropping motherfucking bombs. दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो जो है वो रेक्टिफाइंग दी सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज होती है उस पर बेस्ड है। आप अगर भविष्य में किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित कोई पार्ट जुड़ा हुआ है तो आम तौर पर उसमें एक जो एक्सरसाइज आती है वो होती है रेक्टिफाइंग दी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में बहुत प्रकार की एरर्स हो सकती हैं और यकीन मानिए इन एरर्स को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आमतौर पे माना जाता है। ये मुश्किल तब हो जाता है जब हमको इंग्लिश भाषा का आधारभूत ज्ञान ही ना हो। अगर हमारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, कहने का तात्पर्य ये है अगर हम इंग्लिश में लिखे सेंटेंसेस का अर्थ समझ पाते हैं और सामान्य विचारों को, अपनी भावनाओं को इंग्लिश में व्यक्त करने में सक्षम हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है किसी भी सेंटेंस में अगर कोई गलती है तो उसको पकड़ने में और उसको सुधारने में। तो ये अज्यूम करते हुए कि आपने इस चैनल के पहले वीडियोस देखे हुए हैं, क्योंकि शुरू के सारे वीडियोस मैंने इसी बात पे फोकस किए थे कि जो भी लर्नर्स हैं उनको बेसिक सेंटेंसेस की जानकारी हो, किस तरीके से बनाया जाता है, अपनी बातों को किस तरीके से रखा जाता है। तो अब ये मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आपकी जाएगी सेल्फ़ इवैल्यूएशन के लिए, सेल्फ़ असेसमेंट के लिए कि अब हम जानें कि वास्तव में हम कितना जानते हैं और अगर अभी भी कहीं पर हमसे मिस्टेक हो रही है तो संबंधित वीडियो को जाके पुनः देखें, रिवाइज़ करें और फिर से एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें और देखें कि अब हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। हिज फादर इज़ सच अ बिजी मैन दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर हिज फैमिली। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके पिताजी इतने व्यस्त व्यक्ति हैं कि उनके पास अपनी फैमिली के लिए भी समय नहीं है। यहाँ पर जो गलती है आप में से बहुत सारे लोगों ने पकड़ ली होगी शायद, और नहीं पकड़ी तो मैं बता दूँ गलती जो है वो ये वाली है। इसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ, बोल्ड किए देता हूँ ये। तो यहाँ पर वास्तव में क्या होना चाहिए, हिज फादर इज़ सच अ बिजी मैन दैट ही does not have time for his family। ये होना चाहिए सेंटेंस। मतलब इसको अगर हम सही करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, शुरू का सेंटेंस वैसा ही रहेगा, लास्ट का हमारा चेंज हो जाएगा। ये गलती प्रायः तब होती है जब हमें यह पता ही नहीं होता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। ही हैज़ के बाद नॉट तभी लगाया जाता है जब हैज़ के बाद कोई वर्ब आ रही हो। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम है ये कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं, कोई क्रिया नहीं है। समय क्या है, कोई क्रिया थोड़ी है। इसकी बजाय कोई क्रिया होती, खाना पीना, सोना, चलना, बैठना, लिखना इत्यादि, तो वहाँ पर हम हैज़ के बाद नॉट लगा देते। परंतु यहाँ पर क्योंकि टाइम है, क्रिया नहीं है, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस में नेगेटिव बनाते समय हम सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए डू नॉट हैव या डज़ नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। जिनके साथ हैज़ आता है उनका नेगेटिव बनाते समय हम डज़ नॉट हैव का प्रयोग करते हैं, और जिन सब्जेक्ट के साथ हैव आता है उनका नेगेटिव बनाते समय डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। इसी बात को मैं थोड़ी और स्पष्टता के साथ समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटेंस होता ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ये आप देख सकते हैं सेंटेंस। तो अगर यहाँ पर एरर डालनी होती तो यहाँ पर एरर कैसी आती, यहाँ पर हैव वाली एरर आ जाती। या तो हैव वाली एरर आ जाती, या फिर एरर कैसे डालते आपके लिए कि हैज़ को हैज़ ही रहने देते, लेकिन यहाँ पर नॉट के बाद कंप्लीट का कोई दूसरा फॉर्म डाल देते। सपोज़ कंप्लीट्स कर देते इसको, या सिंपल कंप्लीट लिख देते। ही हैज़ नॉट कंप्लीट्स हिज वर्क।
तो मान लीजिए ये दो सेंटेंसेस आते, तो इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर हैव के बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी हैव के बाद क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो यहाँ पे क्या गलती क्या है सेकंड वाले सेंटेंस में, यहाँ पर गलती ये है कि ही के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस हो अथवा नेगेटिव सेंटेंस हो जिसमें वर्ब का प्रयोग हो रहा हो, तो यहाँ पर फिर हमको हैज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। यहाँ पर हमने क्यों डज नॉट हैव किया, क्योंकि यहाँ पर टाइम आ रहा था और टाइम समय नहीं है। यहाँ पर हमने हैज़ का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हैज़ के बाद कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि ये वर्ब है। तो दोनों के नेगेटिव अलग अलग तरीके से बनते हैं। अगर हैज़ हैव के बाद में कोई नाउन आ रहा है, मतलब कोई वर्ब नहीं आ रही है, तो उसका नेगेटिव बनाते समय डज नॉट हैव अथवा डू नॉट हैव का प्रयोग किया जाएगा। जबकि हैज़ हैव के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो फिर हम उसको सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि वहाँ पर हैज़ का प्रयोग होना चाहिए या हैव का प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर थर्ड वाले सेंटेंस को देखें, तो यहाँ पर इसने हैज़ तो सही लगाया है क्योंकि ही के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, परंतु वर्ब की फॉर्म इसने गलत कर दी है। वर्ब की फॉर्म इसने फर्स्ट फॉर्म डाली है, जबकि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, क्योंकि हैज़ के बाद यूज़ हो रहा है तो थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होना चाहिए। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। बात आ रही है समझ में? तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस बात को समझाने की कोशिश की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज चाइल्ड इज़ बिकम डिसओबीडियंट, ही डू नॉट लिसन टू एनीवन। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो पार्ट है इज़ बिकम, ये गलत है। क्यों गलत है? वो गलत इसलिए है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। या तो आप बोलिए हिज चाइल्ड इज़ डिसओबीडियंट, या तो आप बोलिए हिज चाइल्ड हैज़ बिकम डिसओबीडियंट। और एक बात ध्यान रखिए कि रेक्टिफाइंग द एरर्स वाले जो एक्सरसाइज होती है, उसमें हमें किसी वर्ड को जो गलत लग रहा है उसको रिप्लेस करना होता है सही शब्द से। किसी शब्द को हमको रिमूव नहीं करना होता बल्कि रिप्लेस करना होता है। इसलिए हम इस सेंटेंस से बिकम को रिमूव नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह हम यूज़ कर लेंगे हैज़। तो ये हमारा पार्ट सही हो जाएगा। हिज चाइल्ड हैज़ बिकम डिसओबीडियंट मतलब उसका जो पुत्र है वो अब डिसओबीडियंट हो चुका है, डिसओबीडियंट बन चुका है। डिसओबीडियंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, किसी की बात नहीं सुनता है। सेकंड पार्ट को देखिए, ही डू नॉट लिसन टू एनीवन। यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर डू का प्रयोग किया इन्होंने, यहाँ पर क्या आना चाहिए, डज नॉट। अभी ऊपर आपने एक सेंटेंस किया था डज नॉट हैव, बस उस बात को ध्यान में रखना है। ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। अगर यहाँ पे ही की जगह आई होता तो आई डू नॉट लिसन था, लेकिन ही है इसलिए ही डज नॉट लिसन टू एनीवन होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वाई ही हैज़ नॉट पेड हिज फी येट। उसने अभी तक अपनी फ़ीस क्यों नहीं चुकाई है, इसका अर्थ ऐसा निकालना चाहिए। इसमें एक जो एरर है वो है स्ट्रक्चर को लेके। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है हम सभी को हमेशा कि अगर उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट के पहले आएगी, ना कि सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, जो कि कहाँ आ रही है, ही के बाद। तो इसको हमको चेंज करना है। ये क्या हो जाएगा, वाई हैज़ ही। बाकी का पार्ट सही है, वाई हैज़ ही नॉट पेड हिज फी येट। तो स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस बात को ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब सदैव सब्जेक्ट के पूर्व में ही लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें बहुत गलतियां होती हैं हमसे, बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं इस प्रकार के सेंटेंस में। ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे, जबकि सही क्या होगा इसका, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब आप में से बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो वेंट तो सही लगा हुआ था, इसमें आपने गो क्यों लगा दिया। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना कि पास्ट टेंस के सेंटेंस होने के बावजूद हम
वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें हम ये बता रहे हो कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया या किया था। उदाहरण के तौर पर अगर सेंटेंस ऐसा होता कि ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो ये सेंटेंस सही होता क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, डिड नॉट अलग किया ना उसने, तो वेंट का मतलब ही होता है डिड प्लस गो। तो जब डिड को उसने अलग कर दिया तो लास्ट में गो बचना चाहिए, लास्ट में वेंट तो बचना ही नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर सही फॉर्म होगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो इस बात को ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे इस गलती को रिपीट करते हैं बोलने चालने की भाषा में भी और अदरवाइज़ भी, इसलिए गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये लास्ट सेंटेंस है। मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, बोर भी ना हो, और छोटे छोटे वीडियोस देख के आप कुछ ना कुछ सीख सकें हर बार। वाई आई शुड लिसन टू यू, इसमें भी देखिए वही गलती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? शुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है। तो ये कैसी होगी? सब्जेक्ट के पहले आएगी, वाई शुड आई लिसन टू यू। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा? मैं तुम्हारी क्यों सुनूं या मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो यहाँ पर शुड जो आएगा वो आई के पहले आएगा। कभी भी प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाएं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है उसमें अथवा होना चाहिए उसे सदैव हम सब्जेक्ट के पूर्व में लगाते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज में मैंने प्रयास किया कि कुछ छोटे छोटे सामान्य से सेंटेंसेस के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें बताई जा सकें जिनके माध्यम से आप समझ सकें कि कहाँ कहाँ पर हम एरर करते हैं सेंटेंस बनाते समय, अथवा अगर आप कभी किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि किस सेंटेंस में किस प्रकार की गलती हो रही है और उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। यद्यपि रेक्टिफाइंग सेंटेंसेस एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बट क्योंकि मैं अपने वीडियोस को एक लिमिटेड टाइम के लिए ही बनाता हूं ताकि उसमें ज़्यादा समय ना लगे, तो आज की एक्सरसाइज में मैंने केवल इन 2-4 चीज़ों को इंक्लूड किया है जिसमें आप समझ सकें कि कहाँ पर किस तरीके से किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि वो गलतियाँ ना हो और आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप इन्हें देखिए और अगर आपको लगता है कि हैज़ हैव के सेंटेंसेस में कोई गलती हो रही, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें हैज़ हैव की अलग से यूज़ बताए हुए हैं, उनको आप ध्यान से देखिए और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन different types of usage of has and have, because there is not just one sentence made up using these words. There are ample number of sentences, particularly there are 4 to 5 types of sentences where we need to use has and have. तो अगर हमको उनकी जानकारी हो जाए तो इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Razors on, dropping motherfucking bombs.